हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा विश्वास है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। चलिए आज आपके सामने लेके आए हैं लेक्चर नंबर 5, जिस पर हम लोग जो चर्चा हम लोगों ने कर ली थी, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात कर रहे थे, उसमें बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने कर लिया है। आज जो लेक्चर आपके सामने लेके आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इस वाले जो चैप्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने का क्राइटेरिया अगर निभाता है तो यहाँ पर हमारे सामने चौथे नंबर पे जो एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, जिसका नाम है गोलीय दर्पण या कह सकते हैं अवतल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध और उत्तल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध, जिसे हम लोग दर्पण सूत्र भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अपने आप में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। ये आज डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से कि ये सूत्र कहाँ से आया, कैसा इसका सीन होता है, कैसे इसको हम लोग लगाते हैं, कहाँ इसका यूज होता है, सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले जहाँ पर थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और पहली जो बात करेंगे वो करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग की, दूसरी बात करेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग की, और तीसरी बात करेंगे दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे, चौथी बात करेंगे अवतल दर्पण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पांचवी बात करेंगे उत्तल दर्पण का सूत्र क्या होता है। सब बातें करेंगे वन बाय वन करके। चलिए जो पहला टॉपिक है उसका नाम है अवतल दर्पण के उपयोग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों के बारे में समझाइए या लिखिए, तो आपको क्या करना है, दोनों उपयोग आपके सामने हम लिख रहे हैं, आपको नोट करना है। पहला अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग बहुत साधारण भाषा में लिखेंगे। पहला उपयोग जो आपको लिखना है वो लिखना है हजामत बनाने में। क्या? जो दाढ़ी बनाई जाती है, हजामत बोले तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण यूज करते हैं वो कौन सा होता है आपका? अवतल दर्पण होता है। पहली बात, जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं या जो हजामत बनाते हैं उसमें जो दर्पण यूज किया जाता है वो आपका कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। दूसरा जो उपयोग है वो डॉक्टर वगैरह जो हम लोगों के चेकअप करते हैं, आँख, नाक, कान में जो टॉर्च लगा के लगाते हैं, डॉक्टर आँख, कान आदि की जांच करने में देखने के लिए यूज करते हैं। तीसरी जो बात है, तीसरा जो उपयोग है वो रेल इंजन हो गए, आपके रेल के इंजन हो गए, रेल इंजन हो गया, ठीक है। और आपका जो सर्च लाइट हो गई, जितनी भी सर्च लाइट होती हैं, सर्च लाइट हो गई, सर्च लाइट में एक समांतर जो किरणें करने का काम करता है या एक जगह पे फोकस करने का काम करता है वो कौन सा होता है? आपका अवतल दर्पण होता है। इतनी बातें अगर क्लियर हो तो हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी? उत्तल दर्पण के उपयोग की। उत्तल दर्पण का जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला आपका उपयोग है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग, वो ये है उत्तल दर्पण के उपयोग नंबर फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहला जो उपयोग होता है वो होता है हम लोगों का जो जितने भी वाहन होते हैं अपने पास, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे आपका ट्रक हो, कोई भी जो कार, मोटरसाइकिल, ट्रक होते हैं, उनमें जो बगल में, चालक के बगल में साइड मिरर लगा रहता है, जिससे वो ड्राइवर पीछे की जो आ रही कार है या कोई भी चीज़ आ रही है पीछे उसको देखता है, जिसका बड़ा प्रतिबिंब उसे दिखाई देता है, तो वहाँ पर जो दर्पण लगा होता है उसका नाम होता है आपका अवतल दर्पण। कभी कभी पूछते हैं कि चालक के बगल में जो साइड मिरर लगा रहता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, तो आपको लिखना है वो उत्तल दर्पण होता है। कह ले चालक या ड्राइवर के साइड में तो बगल में दर्पण जो होता है वो कौन सा होता है? आपका अवतल दर्पण होता है। और जो बड़े बड़े बाजार होते हैं, बड़े बाजारों
स्थानों में लाइट को फैलाने के लिए यूज करते हैं। जो यूज करते हैं वो क्या होता है आपका उत्तल दर्पण होता है। ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन दोनों को आप नोट करिए, कभी कभी पूछा जाता है तो आप बहुत आसानी से इनको लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो हमारे सामने टॉपिक आता है जिसका नाम है दर्पणों की पहचान। बहुत आसानी से आप दर्पणों की पहचान कर सकते हो यदि आपने जो इस वाला लेक्चर इससे पहले जो आया था चौथे नंबर का उसको आपने देखा है। यदि आपने देखा हो तो हमने अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने सीखे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि जब हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बना रहे थे तो हम जब ये देख रहे थे कि वस्तु दूर रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो अपेक्षाकृत छोटा बनता है, यानी कि जब अनंत पे रखी होती है तो फोकस पे बन रहा था बिंदु जैसा, उसको थोड़ा खिसकाया तो सी और इन्फिनिटी के बीच में वस्तु को लाए थे तो प्रतिबिंब बना था आपका सी और एफ के बीच में, तो वस्तु से छोटा था। थोड़ा और खिसकाया था, सी पर रखी थी तो बराबर बना था। यानी कि जैसे ही हम वस्तु को दर्पण के पास में लाते जाते हैं तो जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो इससे हम ये पता लगाते हैं कि वस्तु को जितने नजदीक हम लाते हैं प्रतिबिंब अगर हमें उतना बड़ा दिखाई देने लगे तो इसका मतलब होता है कि जो हम लोग दर्पण यूज कर रहे हैं वो दर्पण आपका कौन सा है, अवतल दर्पण है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम एक तो प्रतिबिंब देखकर बता सकते हैं कि कोई भी दर्पण कौन सा दर्पण है। क्या देख के बता सकते हैं? प्रतिबिंब देखकर। दूसरी बात हम बता सकते हैं किसी दर्पण को छूकर कि अगर उसको हमने हाथ से छू लिया तो हम बता सकते हैं कि वो दर्पण कौन सा है, ठीक है। तो दो तरीके अपने पास हैं दर्पण की पहचान करने के। बात करते हैं दर्पण की पहचान। तो दर्पण की पहचान अपन लोग कर सकते हैं दो तरीके से। पहला तरीका है अपन को प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब देखकर। दूसरा तरीका आपके पास है छूकर या स्पर्श करके। स्पर्श करके आप बता सकते हैं कि कौन सा दर्पण उत्तल है, कौन सा दर्पण अवतल है, कौन सा दर्पण समतल है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब देखने के लिए हमें क्या करना होगा। प्रतिबिंब देखने के लिए हमारे पास अगर वस्तु को आपने वस्तु दर्पण के पास में लाएं, वस्तु दर्पण के पास लाएं और प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाए और प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाए, तो हम पहचान कर सकते हैं कि वो दर्पण कौन सा होगा, आपका अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। पहले हम ये बात कर रहे हैं प्रतिबिंब देखने की, तो ये किस दर्पण के लिए बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया आपकी कंडीशन, तो हम पहचान लेंगे कि वो दर्पण कौन सा है, आपका अवतल दर्पण है। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, आगे समझ में। दूसरी बात, अगर दर्पण हुआ उत्तल, कौन सा हुआ? अवतल। आप वस्तु को कहीं पर भी रखो, चाहे कहीं पे रखो, इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं पे भी रखो, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, पहली बात। सीधा बनेगा, दूसरी बात, ठीक है ना। कैसा बनेगा? आपका पहला तो वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। तो हम पहचान जाएंगे कि वो दर्पण कौन सा है, आपका उत्तल दर्पण है। कैसा होगा? प्रतिबिंब होगा हमेशा कैसा? प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा व सीधा होगा। क्लियर बात? अगर प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा व सीधा होगा तो वो दर्पण कौन सा होगा, आपका उत्तल होगा। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? सर आ गई। तीसरी बात, अगर प्रतिबिंब हमेशा आपका सीधा बने और वस्तु के बराबर बने। प्रतिबिंब कैसा बने? सीधा और वस्तु के बराबर, सीधा और वस्तु के बराबर, सीधा हो और वस्तु के बराबर हो, तो हम समझ जाएंगे वो दर्पण आपने यूज कर रहे हैं वो कैसा होगा, आपका समतल होगा। समतल दर्पण होगा। बोलो तीनों बातें क्लियर हैं? अगर प्रतिबिंब ऐसा देखे कि वस्तु को हम जैसे ही पास में ला रहे हैं दर्पण के, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता चला जाए, समझ जाना अवतल दर्पण है।
अगर प्रतिबिंब आपने वस्तु कहीं पे भी रखें, हमेशा छोटा बने प्रतिबिंब, सीधा बने, तो समझ जाना उत्तल दर्पण है। अगर वस्तु के सामने हम वस्तु कहीं पर भी रखें और वस्तु के बराबर बने, सीधा बने, आभासी बने, तो समझ जाएंगे कि वो दर्पण कौन सा है, आपका समतल दर्पण है। कभी पूछ सकते हैं आपसे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वस्तु के बराबर होता है, आभासी होता है। ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी कैटेगरी आपके सामने आती है दर्पण पहचान करने की, वो ये है कि हम क्या करेंगे, अपने पास हाथ में हम दर्पण को उठाएंगे। जैसे ही हमने दर्पण उठाया, अब हम क्या करेंगे, उन दर्पण को छुएंगे। छुए के बाद हमने सर आपने हमें यह बताया है कि जो दर्पण ऐसे होते हैं, कैसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे होने का मतलब है अगर बाहर की ओर क्या होगा, उनकी पॉलिश होगा, बाहर पॉलिश होगी, अंदर चिकना होगा, तो हम समझ जाएंगे दर्पण होगा अवतल। अगर सर अंदर की ओर पॉलिश होगी, बाहर की ओर क्या होगा, परावर्तन होगा, तो हम कहेंगे कि ये दर्पण कैसा है, उत्तल। समतल दर्पण की कहानी होगी, एक सीधा आपके पास कांच होगा, उसके एक ओर पेंट होगा, तो दूसरा जो पृष्ठ है वो आपका परावर्तक बना दिया जाएगा, तो दर्पण होगा समतल दर्पण। बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण की। सबसे पहले अवतल दर्पण की कुछ आकृति ऐसी होती है, इसके बाहर होती है पॉलिश, बोलो हाँ या ना, यानी उभरे हुए भाग में होगी पॉलिश, अंदर से होगा परावर्तन, तो दर्पण कहलाएगा आपका अवतल। कौन सा कहलाएगा, अवतल, बोलो हाँ या ना। तो आपके हाथ में अगर किसी ने दर्पण पकड़ाया, दर्पण पकड़ाने के बाद आपने बाहर देखा पॉलिश है, अंदर को देखा चिकना है, बता दिया क्या है, अवतल है। कहानी कुछ ऐसी हो अगर कि दर्पण के अंदर हो पॉलिश, कहाँ हो, अंदर, बाहर से हो परावर्तन, तो कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी सर ये दर्पण होगा आपका उत्तल। बोलो हाँ या ना, यस सर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। समतल दर्पण की कहानी ये होगी कि आपके पास कांच की एक कोई प्लेट होगी, उसके एक साइड होगा आपका पॉलिश, क्या होगी, एक साइड पॉलिश, दूसरी ओर चिकना होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये दर्पण आपका समतल दर्पण है। इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बोलो बात क्लियर है, हाँ सर बात क्लियर है। चलते हैं इंपोर्टेंट कैरेक्टर पर, जिसका नाम है गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण। UVF में संबंध, जहां से आपके पास डेरिवेशन आने की संभावना, जहां से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं वो, और ये सब चीज़ों को हम लोग आज जानेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। जो 12th में है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो 10th में है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो आने वाले एग्जाम हैं उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाएगा। कभी कभी तो कंप्यूटर एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। चलिए जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र जानने से पहले हमें जानना होगा कि U क्या होता है, हमें जानना होगा V क्या होता है, हमें जानना होगा F क्या होता है। इन तीनों के बारे में जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने, उनके बारे में जानना है। सर U क्या होता है, V क्या होता है और F क्या होता है। ऐप के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि दर्पण के ध्रुव से सारी दूरियां नापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव P से जहां पे वस्तु रखी होगी उसे हम लोग कहेंगे वस्तु की दूरी U। बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात को नोट भी करेंगे। U मतलब होता है सर P से वस्तु तक की दूरी, P से वस्तु तक की दूरी को कहते हैं U यानी वस्तु की दूरी। V होती है P से प्रतिबिंब की दूरी, P से प्रतिबिंब तक की दूरी जो होगी आपकी वो होगी प्रतिबिंब की दूरी। F पता है P से F तक की जो दूरी होगी यानी फोकस तक की दूरी वो आपकी फोकस दूरी होगी। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब इनमें हमें निकालना है रिलेशन। क्या निकालना है, रिलेशन क्या होता है, क्या संबंध होता है वो हम जानेंगे। कौन से दर्पण से, अवतल दर्पण से। तो सबसे पहले अपने पास होना चाहिए अवतल दर्पण, उसके बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं अवतल दर्पण। सबसे पहले बनाते हैं अपन लोग क्या, अवतल दर्पण। लो आपके सामने तैयार है अवतल दर्पण, कुछ इस तरीके का बनेगा। बोलो हाँ या ना, यस सर। अभी दर्पण तैयार नहीं हुआ है क्योंकि इसके बाहर साइड हमने पॉलिश नहीं की है। अब हमने कर दी पॉलिश, बाहर साइड पॉलिश हो, अंदर से परावर्तन हो, सर दर्पण कहलाता है कौन सा, अवतल। हो गया अवतल दर्पण। बोलो क्लियर बात, हाँ सर। दर्पण है तो कुछ ना कुछ नाम रखेंगे इसका, मान लो M1 M2 क्या है, एक आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। अब दर्पण होगा तो आपने बताया है सर दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव यानी P। जहां से काटा गया होगा उसका एक मध्य बिंदु रहा होगा जिसे हम लोग कहते हैं C। बोलो सर आपने बताया है कि C और P से जो सीधी लाइन खींची जाती है उसे हम लोग मुख अक्ष कहते हैं, ये रही मुख अक्ष। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या,
हाँ सर। आपने एक बात और बताई है कि C और P के बीच में एक मिडिल बिंदु रहता है जिसे हम लोग दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। निश्चित है यहां पे रहा होगा F। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है। दर्पण बनाया कौन सा, M1 M2 जिसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। दर्पण का ध्रुव लिया, दर्पण के बीच में होगा जिसे P कहेंगे। जिस खोखले गोले से काटा गया होगा उसका केंद्र होगा C जिसे वक्रता केंद्र कहेंगे। C और P के बीच में जो बिंदु होगा उसे हम लोग, जस्ट बीच में जो बिंदु होगा उसे हम लोग फोकस कहेंगे। इतनी बातें क्लियर होंगी। अब हमें क्या करना है, UVF में संबंध निकालना है। तो UVF में संबंध तो तब निकालेंगे जब वस्तु को रखेंगे। जब वस्तु रखेंगे तभी तो वस्तु की दूरी निकलेगी, उससे फिर प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रतिबिंब बनाना भी सीख लिया हमने पिछले लेक्चर में कि वस्तु कहीं पर भी रख दो आप, हम आपका प्रतिबिंब बना के तैयार कर देंगे। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। चलिए वस्तु रखते हैं हम लोग C और इन्फिनिटी के बीच में। C और इन्फिनिटी के बीच में अगर वस्तु रखेंगे तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, जो C और यहां पे इन्फिनिटी रहेगा। C और इन्फिनिटी के बीच में वस्तु रखेंगे, बनाते हैं कहां बनेगा प्रतिबिंब। नियम लगाएंगे। पहला क्या कहता है कि अगर प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जाए, ये लो, तो वो हमेशा F से होके जाती है। ये लो, बोलो हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर दूसरी किरण भेजते हैं अपन लोग C से, लो, C से भेजेंगे तो क्या कहानी होगी, C से जो प्रकाश की किरण जाती है वो रिटर्न उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। बोलो इतनी बात क्लियर है। हमें पता है जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें काटती हैं वहां पर बनता है प्रतिबिंब। ये रहा आपका प्रतिबिंब। बोलो इतनी बात क्लियर है। नामकरण करेंगे। एक वस्तु ली है हमने सर A B, इसका प्रतिबिंब बना है हमारे पास A डैश B डैश। बोलो हाँ या ना? ठीक है सर। इतनी बातें क्लियर हैं आई थिंक सभी को। इतनी बातें क्लियर होंगी तो हम क्या करेंगे, अब चलेंगे दूरियों को लिखने के लिए। क्या चलेंगे? दूरियों को लिखने के लिए। दूरियां लिखने के लिए हमारे पास वस्तु रखी है ये से P तक, तो वस्तु की दूरी होगी। फिर हम लोग चलो वस्तुओं का नामकरण करते हैं पहले दूरियों का। आपने अभी बताया सर U क्या होता है, P से लेके वस्तु तक की दूरी। P रहा A और वस्तु रखी है सर ये, तो इसका मतलब है यहां से वस्तु से लेके यहां P तक की जो दूरी होगी उसे सर हम U कहेंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। उसके बाद जहां पर प्रतिबिंब बना है उस तक की जो दूरी होगी प्रतिबिंब से P तक की दूरी, उसे हम लोग V कहेंगे। ये लो V। आपने ये भी बताया है हमें कि F से P तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, यानी F। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। आपने एक बात और बताई थी कि C से लेके P तक की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। बोलो हाँ या ना? इतनी बातें क्लियर होंगी आई थिंक सभी को। दूरियां सभी को क्लियर होंगी बहुत अच्छे से। P से लेके F तक की दूरी फोकस दूरी F, P से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी V, P से लेके C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या R, P से लेके वस्तु तक की दूरी वस्तु की दूरी U। बोलो बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। हमने चिन्ह प्रपाटी भी पढ़ ली। चिन्ह प्रपाटी ये कहती है कि कोई भी दर्पण अगर है आपके सामने, उसके ध्रुव की लेफ्ट की सारी दूरियां नेगेटिव, राइट की सारी दूरियां पॉजिटिव। हम ये देख रहे हैं कि प्रतिबिंब भी वहीं बन रहा लेफ्ट साइड, वस्तु भी लेफ्ट साइड है। चूंकि अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है। जब फोकस दूरी नेगेटिव होती है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ऑटोमेटिकली नेगेटिव होती है। ठीक है, हम वस्तुओं को लिखते हैं और इनकी दूरियों को लिखते हैं। यहां लिखेंगे सारी दूरियां। पहले लिखेंगे हम वस्तु की दूरी क्या है अपने पास, AP बराबर U, किसका लिखेंगे, माइनस का। A से लेके P तक की दूरी वस्तु की दूरी U है। दूसरी लिखेंगे हम लोग A डैश से लेके P तक की दूरी यानी A डैश P इज इक्वल टू माइनस का V। माइनस क्यों ले रहे हैं, P के लेफ्ट साइड में सारी दूरियां रखी हैं। फिर चलेंगे हम C पर, तो C से लेके जो P तक की दूरी होगी इसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या माइनस का R। F से लेके P तक की जो दूरी होगी FP, जिसको हम लोग कहेंगे माइनस का F। यहां तक कोई कष्ट आपको नहीं होगा आई थिंक। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। और हम लोग जानते हैं एक आपने कक्षा 9 में प्रमेय पढ़ी होगी जिससे हम लोग कहते थे समरूपता की प्रमेय, ठीक है ना। उसमें हमें ये करना होता था कि हमारे पास कोई दो त्रिभुज होते थे जो एक सी शकल के दिखते थे। उसमें हम लोग जब समरूपता की कंडीशन लगाते थे तो उसमें ये देखते थे अगर जो त्रिभुज जैसा दिखता है उसके साथ साथ की भुजाएं वो अनुपात में बराबर होती थी। ऐसा पढ़ा था प्रमेय, वो प्रमेय यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है। अच्छा कहानी क्या होती है हम आपको बताएं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, चाहे हम इंटर में जाएं
चाहे हम 11th में जाएं, चाहे हम 10th में जाएं, हमारी सारी चीज़ें हमसे रिलेट करती हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। दरअसल कभी कभी हमें ये लगता है कि ये चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में यूज़ नहीं है, इनका आज हम पढ़ रहे हैं, इन्हें हमें कहीं पर देखने को नहीं मिल रही हैं, तो हम उन्हें अपने दिमाग से कर देते हैं स्किप। लेकिन जब वो आपके सिलेबस में आगे आती हैं तो फिर वो आपको करती हैं डिस्टर्ब। यानी कि कहने का ये मतलब है कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब एग्जाम में बैठोगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, चाहे पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कक्षा 6, 7, 8 में आपने पढ़ी थी। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे मूलधन, जैसे मिश्र धन, जैसे अनुपात, जैसे समानुपात, लाभ, हानि, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन हम चीज़ें वो स्किप कर चुके होते हैं, तो फिर हमें बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में जाना पड़ता है, बड़े बड़े जगहों पर जाना पड़ता है, तो हम फिर वही चीज़ें रिपीट करते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पढ़ें, किसी भी तरीके से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किताबों से पढ़ें, कॉपियों से पढ़ें, टीचर से पढ़ें, जो भी पढ़ाया जा रहा है आप बेहतर ढंग से उसे पढ़ें, बेहतर ढंग से नोट करें, ताकि वो चीज़ें जब भी आपके दिमाग में आगे आएँ तो आपके दिमाग में बातें क्लिक करें। इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए बात करते हैं समरूपता की। हमारे पास दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, त्रिभुजों को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अब हमें बहुत केयरफुली करनी है, तो आप सारा डेरिवेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं दो त्रिभुजों की। एक त्रिभुज हम नाम ले रहे हैं ए वी पी, एक त्रिभुज हम ले रहे हैं ए सी, ए डैश बी डैश सी। दो त्रिभुज देखेंगे बहुत ध्यान से। एक त्रिभुज इतना ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा जी। ठीक है, इन त्रिभुजों को देखेंगे, ये कैसे दिख रहे हैं हमें? समरूप। कैसे हैं? समरूप हैं। तो समरूप हैं, इसलिए समरूपता की कहानी इसमें लगाएंगे। इसमें समरूपता की कहानी ये लगाएंगे कि ये वाली भुजा अपॉन ये वाली भुजा बराबर होगी ये वाली भुजा अपॉन ये वाली भुजा। कैसे सर? ए बी सी, ये त्रिभुज क्या है? ए बी सी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लिखेंगे क्या? ए बी जो लाइन है, यानी जो वाली रेखा है, वो अनुपात में होगी किसके? ए डैश बी डैश के। ठीक है, उक्कल ये इक्वल होगी किसके? ए सी अपॉन ए डैश सी के, ए सी अपॉन ए डैश सी के। बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो त्रिभुज होंगे वो अगर समरूप होते हैं तो उनकी कहानी ये होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा अपॉन इसके बराबर। बोलो बात क्लियर है? इसे समीकरण नाम देंगे फर्स्ट। कौन सा? फर्स्ट। चलिए अब त्रिभुज लगाएंगे फिर से। अब हम लोग थोड़ा सा कहानी यहाँ पे एक और जो छूट गई है इंटरेस्टिंग, उसको थोड़ा सा करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जे पॉइंट जहां पर मिला था, ये यहां से हम मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? एक लंब डालेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे एन एम। क्या कहेंगे? एन एम। एन एम क्या डाल दिया आपने? लंब डाल दिया। क्यों डाला उसका कारण सुनेंगे। हमें बनाने हैं दो त्रिभुज, वो कैसे दिखाने हैं आपको? ये दोनों आपको समरूप दिखाने हैं, तो अब यहां पर भी कहानी लग जाएगी। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो एक त्रिभुज की बात करें एन एम एफ में। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज एन एम एफ एंड त्रिभुज सेम ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। कैसे हैं? समरूप हैं। बोलो हैं या नहीं है? हैं सर, समरूप हो गए। समरूप होने के बाद इसमें फिर से हम लोग कहानी लगाएंगे वही वाली कि सर ये वाली भुजा अपॉन ये वाली भुजा के बराबर होगी। बोलो होगी कि नहीं? यानी सर जो आपकी कहानी है क्या, एन एम अपॉन हो जाएगा ए डैश बी डैश, बोलो इज इक्वल टू, सेम कहानी यहां लगाएंगे, आपका एफ एम इक्वल हो जाएगा किसके? ए डैश एफ के। किसके? ए डैश एफ के। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, इतनी बात क्लियर हो गई। बोलो इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना सभी को? देखिए ध्यान से देखिए, इतनी बात क्लियर होगी आप सभी की। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये वाली जो भुजा है वो क्या इस वाली भुजा के बराबर नहीं है? ये वाली एन एम जो है वो बराबर नहीं दिख रही है आपको, चूंकि हमारे पास यहां देखेंगे, लिखेंगे यहां पे, चूंकि क्या कहानी है, एन एम बराबर है ए बी के, चूंकि एन एम बराबर है एन एम इज इक्वल टू है ए बी। बोलो है नहीं? हाँ सर है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग यहां पर एन एम की जगह पे शिफ्ट करेंगे ए बी को।
तो एन एम की जगह ए बी रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एम बटे ए डैश एफ। इतनी बात आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी। बोलो, इसे समीकरण देंगे हम सेकंड। क्या देंगे, सेकंड नाम। अब समीकरण सेकंड देने के बाद हमें देखना है इन दोनों समीकरणों को ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे। LHS क्या दोनों के बराबर हैं? तो हमें पता है अगर LHS बराबर होते हैं तो हम RHS को बराबर कर सकते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आगे कहानी लगाएंगे वो आपके सामने ये होगी कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगी, 1 2 से ये हो जाएगी सर AC अपॉन A डैश C इज इक्वल टू हो जाएगा FM बटे FM बटे A डैश F। बोलो, इतनी बात क्लियर है सभी को? इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और समझने का पॉइंट ये है, हमारे पास अगर हम देखें कि ये दर्पण जो है इसका द्वारक हम थोड़ा सा क्या ले लें, छोटा ले लें। कैसा ले लें, ये जो दर्पण का द्वारक है वो थोड़ा छोटा ले लें, तो जो M पॉइंट होगा वो बिंदु P पर होगा। ये याद रखना है थोड़ा सा कि हम लोग जब भी डेरिवेशन करेंगे तो हमें एक टर्निंग पॉइंट याद रखना है कि अगर दर्पण का द्वारक हम कैसा ले लें, बड़ा ले लें। दर्पण का द्वारक कैसे ले लें, बड़ा, छोटा नहीं बड़ा। दर्पण का द्वारक बड़ा ले लेंगे। जब आप एक बड़ा द्वारक हो जाएगा तो ये वाले जो आपने लंबवत डाला था वो कहां पे होगा, P पर। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है, यदि दर्पण का द्वारक बड़ा हो तो बिंदु M P पर होगा। जब M P पर होगा तो ये वाली जो लाइन होगी FM, कौन सी, FMJ, वो किसके बराबर हो जाएगी, AP के। इसलिए हम याद रखेंगे कि FM का मान बराबर हो जाएगा किसके, FP के। तो हम यहां पर समीकरण में ये मान शिफ्ट कर देंगे, इसमें ये मान शिफ्ट करेंगे, इसलिए क्या बन जाएगा आपका AC अपॉन A डैश C इज इक्वल टू FM की जगह पे क्या लिखेंगे, FP बटे A डैश F। इतनी बातें हम लोग लिख लेंगे। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ में आया? बोलो, जल्दी बोलो। हाँ आ गया सर, क्लियर है सभी को? बोलो जल्दी, सभी लोग इतना नोट करिए, नीचे दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रेज कर दे रहे हैं इस साइड का, क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो इसको हम लोग रेज कर दे रहे हैं और आगे का डेरिवेशन तैयार कर रहे हैं। आगे का डेरिवेशन तैयार करते हैं। अब हमें क्या करना है, दूरियां लिखनी है। सारी दूरियां जो हमने मानी थी वही सारी शिफ्ट करनी है। यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए हम लोग चलेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसको हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे, जो भी कहानी है हम उसको यहाँ लिख ले रहे हैं। हमारे पास आ गया है सर क्या, AC अपॉन A डैश C इज इक्वल टू FP बटे A डैश F। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, सारी दूरियों को हम लोग लिख रहे हैं। क्या आपके पास AC का मान है? AC का मान है क्या आपके पास? इतना नहीं है। अगर AC हमें निकालना है तो क्या करना होगा, AC अगर हमें निकालना है तो क्या करना होगा, हमें करना ये होगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, पहले हम लिख रहे हैं फिर आप देखना। AC निकालना है तो हम क्या करेंगे, AP में से माइनस कर देंगे CP को, अपॉन, क्यों कर रहे हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहां पर देखेंगे ये कंडीशन, यहां रहा P, यहां रहा F, यहां रहा C और यहां रहा आपका A, और यहां आपका A डैश भी है। अगर हमें ये वाली दूरी चाहिए इतनी, तो हमें क्या करना होगा, इस वाली दूरी में से ये इतनी दूरी माइनस करनी होगी। जैसे मान के चलो आपके पास ये 10 है और ये इतनी कितनी है, 5 है, तो ये कितनी बचेगी, 5 बचेगी कि नहीं। तो क्या करेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तभी तो ये आएगा। इसी तरीके से हमने इसको क्या किया, AP में से CP घटा दिया तो अपने पास AC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसे ही A डैश C के लिए करेंगे, इतना चाहिए तो इतने के लिए हमें पता है सर क्या घटाना होगा, A डैश C चाहिए तो सर इतने में से घटा दो, कितना, इतना। बोलो, इतना घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा कि नहीं। जैसे ये 8 है, मान लो कितनी है 8 और ये 4 है, तो ये कितनी बचेगी, 4 बचेगी कि नहीं। बोलो,
ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो सी पी माइनस ए डैश पी कर देंगे इज इक्वल टू एफ पी का मान पता ही होता है हमें, एफ पी का मान पता ही है, और ए डैश एफ, ए से लेके एफ डैश निकालना है, फिर से घटाएंगे क्या, ए डैश पी माइनस ए डैश पी माइनस एफ पी, ए डैश पी माइनस एफ पी। देखो ध्यान से समझेंगे सभी लोग, सब लोग ध्यान से समझेंगे जिस जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ध्यान से समझेंगे उनको। पहले एक बार देख लो सभी लोग, एक बार सभी लोग देख लो बहुत अच्छे से, ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है ना। चलिए अब जी वाली थोड़ा सा आपको ध्यान केयरफुली देखना है तो आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। सब वैल्यू आपके पास यहाँ पे रखी हो, बस पुट करना है आपको। आप रखेंगे सर ए पी का मान यहाँ से उठा के माइनस का यू, माइनस सी पी का मान रखेंगे माइनस का आर अपॉन, और सी पी का मान रखेंगे माइनस का आर, माइनस ए डैश पी का मान रखेंगे माइनस का वी इज इक्वल टू एफ पी का मान रखेंगे माइनस का एफ बटे ए डैश पी रखेंगे माइनस का वी माइनस एफ पी रखेंगे माइनस का एफ। बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है या नहीं, जल्दी से देखो सभी लोग, इतनी बातें सभी की क्लियर होंगी। चलिए बस यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट एक और लिखना है कि हमें पता है कि u v f में मान रखने हैं तो r को हटाना है, और r का हटाना हमने सीख लिया कि जो r का मान होता है सर वो 2f के बराबर होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो r की जगह पे शिफ्ट करेंगे हम लोग कितना 2f, लो r की जगह पे 2f रखेंगे तो माइनस का u का u, माइनस r की जगह पे रखेंगे 2f माइनस का बटे माइनस का r माइनस माइनस प्लस का v हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का f बटे माइनस का v माइनस माइनस प्लस का f। बोलो यहाँ तक कोई कष्ट नहीं सर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी शिफ्ट कर देंगे, r की जगह यहाँ पे भी रख देंगे कितना माइनस का 2f, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करेंगे, माइनस का u माइनस माइनस प्लस 2f इज इक्वल टू माइनस का f बटे माइनस का v प्लस का f अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2f प्लस का v, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का v प्लस u का मल्टीप्लाई कराना है इस ब्रैकेट में माइनस का u प्लस का 2f में इज इक्वल टू f का मल्टीप्लाई कराना है इसमें तो माइनस का f का मल्टीप्लाई कराना है माइनस का 2f प्लस का v में कराएंगे। v का पहले u में करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस, v का f में करेंगे तो 2vf हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का uf हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका 2f स्क्वायर, f का f में करेंगे तो f स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पे फिर से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस तो 2f स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस एफ भी हो गया। ये बोलो इतनी बातें क्लियर है सभी को क्लियर है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ये टर्म यहीं रखे रहेंगे, बाकी टर्म को दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो वी यू इज इक्वल टू यहाँ 2f स्क्वायर है, ये 2f स्क्वायर लिखा, माइनस का एफ वी है, एफ वी लिखा। ये सारी वैल्यू जो साइड ट्रांसफर करेंगे तो जो माइनस की होंगी वो प्लस में होंगी, और जो प्लस की होती है वो माइनस में हो जाती है, दूसरी साइड जाने पता है हमें, तो प्लस का 2vf हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा uf हो जाएगा, और ये माइनस का 2f स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ये माइनस का 2f स्क्वायर से प्लस का 2f स्क्वायर कट गया कि नहीं। और हम ये देखो ये कितना है 2vf है और ये माइनस का f है, तो दो में से एक जाएगा तो एक ही तो बचेगा, vu इज इक्वल टू vf एक बार बचेगा, और ये क्या बचा प्लस का uf। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, बोलो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट नहीं होगा सर। बस थोड़ा सा स्टेप और बढ़ाएंगे, एक स्टेप और रह गया, आपके सामने आंसर होगा vu इज इक्वल टू आ गया आपके पास vf प्लस uf। इस पूरे समीकरण में हम uvf से भाग कर देंगे, uf से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा v अपॉन u uvf इज इक्वल टू vf अपॉन uvf प्लस uf अपॉन uvf। क्लियर है, u से u कट गया, f से f कट गया, v से v कट गया, f से f कट गया, uv से uv कट गया, तो क्या बचा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u
प्लस 1/v। ये आ गया आपके सामने दर्पण सूत्र। इसको क्या कहेंगे आप? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या कहेंगे? दर्पण सूत्र। बोलो बात क्लियर है? सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होंगी, सारी चीज़ों आपको एकदम क्लियर होंगी, कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आपने डेरिवेशन अगर समझा है, बहुत ध्यान से अगर चीज़ों को देखा है, तो आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सर इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का क्राइटेरिया पूरा सुनेंगे, एक बार पूरा डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके और सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अपने पास क्वेश्चन ही आएगा कि UVF में संबंध लिखिए या दर्पण सूत्र को स्थापित कीजिए। अपने पास अवतल दर्पण के लिए आएगा तो अवतल दर्पण के लिए अपन लोग लिखेंगे। सेम कहानी उत्तल दर्पण के लिए बिल्कुल सेम एज इट इज करेंगे। ठीक है, पहले अवतल दर्पण के लिए समझते हैं। हमने क्या करना है, पहले हमें जो चीज़ें लिखनी है वो ये है, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, ठीक है, जिसका ध्रुव P है, जिसका फोकस F है, जिसका वक्रता केंद्र C है। एक दर्पण M1 M2 जिसका ध्रुव P, फोकस F और इसका वक्रता केंद्र C है। उसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है, कौन सी? AB वस्तु रख दी। वस्तु से चलने वाली समांतर की किरण फोकस से होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली किरण C से होकर जाएगी तो C से ही रिटर्न लौट जाएगी। दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं वहां बनता है प्रतिबिंब, A' B' आपका प्रतिबिंब बन गया। बोलो इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। इसके बाद कहानी आती है, हमें जो दूरियां लिखनी है वो लिखनी है। हमें पता है U से वस्तु से लेके यानी वस्तु से लेके प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी होगी, भी जहां पे प्रतिबिंब बनेगा प्रतिबिंब से P तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, F से V तक की दूरी P तक की दूरी फोकस दूरी और C से P तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी। तो हमें पता है कि AP का मान क्या हो गया? वस्तु से लेके P तक की दूरी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब से लेके P तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, F से लेके P तक की दूरी फोकस दूरी, C से लेके P तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। चूंकि सारी दूरियां दर्पण के लेफ्ट साइड है इसलिए सबको नेगेटिव लिख लिया। बोलो बात क्लियर है? इसके बाद हमें दो देखिए त्रिभुज ABC और A'-B'-C ये समरूप है, इसमें समरूपता की कहानी लगा दी। यहां से हमने एक लंब डाला, जहां से ये पॉइंट कटा था ऐसे, तो AMN एक लंब डाल दिया। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। तो यहां पर एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये दोनों समरूप हो गए, इनकी समरूपता लगा दी। जैसे ही समरूपता लगाई तो AB ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, ये दोनों क्लियर हो गई। फिर इसके बाद थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट देखना है, क्योंकि हमें इस साइड का एक्चुअली में बराबर करना था। ये कहानी जो है यहाँ पे हमने दूसरे में जैसे लगाया NM अटॉम A'-B' हो गया, तो NM की जगह हमें AB लाना है, तभी समीकरण और फर्स्ट और सेकंड कैसे होंगे? आपके एक से होंगे। तो इस साइड का हमें एक सा बनाना है, तो A'-B' तो एक सा था, लेकिन AB के बराबर अगर हम इसको रख देंगे तो हो जाएगी कहानी की नहीं ये, तो A ने भी की जगह ये रख दिया, इन दोनों को इक्वल किया, आपके सामने ये आ गया। थोड़ी सी कहानी टर्निंग पॉइंट यहाँ पे है कि अगर दर्पण का द्वारक बड़ा होगा तो MP पर हो जाएगा, तो सारी दूरियों को हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने घटा के वैल्यू रखी, कैलकुलेशन किया, आपके सामने दर्पण सूत्र तैयार हो गया। आई थिंक आपको दर्पण सूत्र एकदम क्लियर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप एक बार अगर करेंगे अपने मन से तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, बाकी पढ़ते रहिए। कल हम उत्तल दर्पण के लिए आपकी कहानी इसके आगे और क्लियर करेंगे, रेखीय आवर्धन क्लियर करेंगे, उसके बाद चैप्टर को करेंगे क्लोज, उसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल, उसके फिर आगे इस चीज़ों को हम बढ़ाते रहेंगे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और आपको हेल्पफुल होंगे ये वीडियो। आप देखिए, मेहनत करिए, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए रेगुलर बेस पे। अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि जब इनका नाम रोशन होता है तो हमारे दिल में एक अच्छी सी खुशी महसूस होती है। इसी तरीके से छोटे बच्चों से प्यार करते रहिए, बड़े बच्चों का सम्मान कीजिए और अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ अच्छा रहना महसूस करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।